नमस्ते विद्यार्थियों। पिछली जो कक्षा थी हमारी हिंदी व्याकरण की, उसमें मैंने आपसे हिंदी भाषा की विकास यात्रा की बात करी थी। हम लोग ये बात कर रहे थे कि आधुनिक, जिसे आज हम हिंदी कह रहे हैं, अधुनातन पर्यंत जो हिंदी का स्वरूप है, वो उसकी शुरुआत जो है वो कहां से होती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वैदिक संस्कृत से लेकर के फिर लौकिक संस्कृत आई थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय रूप आए, और उससे फिर शौर सैनी, मागधी और अर्धमागधी, ये तीन अपभ्रंश जो थे वो हिंदी की विकास यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और फिर अंतोगत्वा खड़ी बोली जो हिंदी का मानक रूप है, और वहां से आज तक की जो हिंदी है उसमें 5 प्रकार के शब्द, जो विकास यात्रा जो थी उसको मैंने आपको दर्शाया था कि वहां पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, इस प्रकार 5 प्रकार के शब्दों का जो मिलन है वही हिंदी है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व। विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखें कि होता क्या है कि साक्षात यदि मैं आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय यदि पढ़ाने लग गया तो मुझे लगता है कि वो उसकी इतनी महत्ता नहीं होगी। मैं ये चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी वर्ग जो है वो इन चीजों को समझे, बहुत ढंग से समझे और तोता नहीं बने। तो हम क्रमश से आगे चल रहे हैं। मैं एक अध्याय के बाद में दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय के बाद में तीसरा अध्याय, एक पाठ्यक्रम जो मन मस्तिष्क में जो बना है उसको एक विधिवत और क्रमश मैं आपके सामने लेके आऊंगा। चलिए आज बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व। मित्रों, बिंदु से आपको समझ में आया होगा कि ये भाषा के बारे में आज बात करने वाले हैं कि ये भाषा रूपी जो शरीर है उसके कौन कौन से तत्व हैं, उसके कौन कौन से अंग है, और व्याकरण शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, व्याकरण शास्त्र और भाषा के मध्य कैसा संबंध है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस संसार में यदि मैं मानवीय समाज की बात करूं तो भाषा ईश्वर प्रदत्त एक अमूल्य उपहार है जो कि हमें पशुओं से अलग कराती है। यदि हमारे पास भाषा रूपी गहना नहीं होता तो शायद हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं होते। और शायद इसी बात को रेखांकित करते हुए आचार्य दंडी, जो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा, इदम अंधतमः कृतस्नम जायेत भुवन त्रयम यदि शब्दाव्यम ज्योतिर आ संसारम न दीप्यते। मित्रों, कहते हैं कि ये शब्द की जो ज्योति है, ये यदि इस संसार के आरंभ में प्रकाशित न हुई होती तो हजारों हजारों सूर्य मिलकर के भी इस संसार में प्रकाश नहीं कर सकते थे। तो शब्द प्रकाश है। हमारी भारतीय परंपरा जो है वो शब्द को प्रकाश मानती है, शब्द को ब्रह्म मानती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा भाषा है क्या, हम इस पे 5 मिनट के लिए बात करते हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि भाषा के हम इस प्रकार से 2 आधार हैं मुख्य रूप से। भाषा जो इसके 2 आधार, पहला आधार जो है वो मानसिक आधार है। पहला जो आधार है वो मानसिक आधार है, और दूसरा जो आधार है वो भाषा का भौतिक आधार है। वस्तुतः भाषा एक मानव समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम संप्रेषण करते हैं। एक ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि शब्द और जो भाव और वस्तुएं होती है, शब्द का भावों और वस्तुओं से कोई सहजात संबंध नहीं होता है, उसके मध्य कोई तार्किक संबंध नहीं होता है। हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने ऐसा मान लिया कि इस शब्द का ऐसा अर्थ है। मैंने आपको कहा कि क और ख, या मैंने क बोला, अब इस क को हम क क्यों कहेंगे, इसका कोई सहजात संबंध नहीं है। इस ध्वनि और इस शब्द और इस पदार्थ या वस्तु या भाषा का कोई सहजात संबंध नहीं होता, वो एक माना हुआ एक चीज है। तो देखिए कि भाषा जो है उसके 2 आधार की बात हम कर रहे हैं। एक मानसिक आधार है और एक भाषा का भौतिक आधार है। मित्रों, मनुष्य जिस चीज से सोचने विचारने की जो प्रक्रिया जो हमारे मस्तिष्क में जो चलती है वो भाषा के कारण ही चलती है। जब तक हमारे मस्तिष्क में विचार आते जाते हैं, विचारों की उत्पत्ति होती है, वो भाषा का मानसिक आधार है। और जब उस मानसिक आधार, मानसिक धरातल पर, मानसिक जो धरातल है उस पर चलने वाले जो विचार है वो ध्वनिबद्ध होकर के, जब एक ध्वनिबद्ध होकर के व्यवस्थित रूप से जब हमारे सामने आते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि ये संप्रेषण के योग्य बन गया। वही भाषा है। माने मानसिक आधार एक
अमूर्त होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में चलते हैं, और जैसे ही वो हमारे मुख से बाहर आते हैं वो मूर्त रूप ले लेते हैं, वही एक भौतिक आधार है। और उसी से संप्रेषण जो है, संप्रेषण के योग्य मानसिक आधार जैसे ही वाणी से प्रस्फुटित होते हैं, वो संप्रेषण करने के योग्य हो जाते हैं। विद्यार्थियों, संप्रेषण में कम से कम दो चीजें आवश्यक है, कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम दो कथ्य कहीं ना कहीं आवश्यक होते हैं। जैसे अभी यदि मैं बात करूं तो मैं शिक्षक हूं, आप विद्यार्थी हैं, मैं संदेश जो है उसको संप्रेषण कर रहा हूं और आप ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाषा अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि भाषा नहीं होती, आप कल्पना कीजिएगा, इन समस्त सिद्धांतों से परे जाकर के एक सामान्य व्यक्ति भी ये सोचे कि यदि मनुष्य के पास भाषा रूपी गहना नहीं होता तो हमारी ये दुनिया कैसी होती। पंगु होना, अपंग होना ही हमारी नियति बन जाती। वाक से निकला हुआ शब्द ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान कराता है, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब इन दो आधारों के आगे यदि हम बात करें तो देखिएगा, ये भाषा जो है, इस भाषा के यदि मैं रूप की बात करूं कि कितने प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है, बोलो, संप्रेषण का आधार है। भाषा दो जीवों के मध्य प्रथम व्यक्ति के हृदय में जो चीज चल रही है वो प्रेषित करता है, दूसरा व्यक्ति उसको ग्रहण करता है। संप्रेषण का आधार है, मनुष्य की संप्रेषण का आधार है। साथ ही भाषा जो है मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम है, मनुष्य के जो विचार है उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, तब देखिएगा भाषा का जो आदिम रूप है वो सांकेतिक रूप है। मानी जो आदिम रूप जो है भाषा का वो सांकेतिक रूप है। हमारे पूर्वज या भाषा का जब आरंभिक रूप था, संकेतों के माध्यम से विचार विनिमय हुआ करता था, संकेतों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति हुआ करती थी। यद्यपि ये संकेत आज भी मौजूद हैं, जैसे बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारे चिन्ह हैं जिनको देख करके हमारे मन मस्तिष्क में स्वयं में अर्थ का प्रकाशन हो जाता है, अर्थ का द्योतन हो जाता है। हम जा रहे हैं गाड़ी लेकर के और सामने लाल बत्ती आती है तो उसका मतलब रुकना है, हरी बत्ती हो गई उसका मतलब चलना है। बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उन चिन्ह, उन संकेतों को देख करके भी वहां पर कोई जीवित जीव जो है अभिव्यक्ति नहीं कर रहा, लेकिन संकेतों के माध्यम से भी हम समझ रहे हैं। इसका मतलब भाषा का जो आदिम रूप था वो सांकेतिक था। सांकेतिक जो शब्द हैं वो संकेत मूल सम उपसर्ग है और केत ध्वजा को कहते हैं, चिन्ह को कहते हैं। मानी जिसमें सम्यक रूप से चिन्हों के माध्यम से जिसमें अभिव्यक्ति होती थी विद्यार्थियों, उसको हम सांकेतिक कहते हैं। देखिए, हम जब भी व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण का मतलब क्या है, कौन सा शब्द कैसे बना। अब आपसे यदि परीक्षा में यही पूछ ले कि सांकेतिक शब्द बना कैसे, तो इसमें सम उपसर्ग है, केत मूल शब्द है, केत मानी चिन्ह, ध्वजा, और इक प्रत्यय लगने से जो स जो था उसका क्या बन गया, बोलो, सा बन गया। सम था तो सा बन गया, और शब्द क्या बन गया, सांकेतिक बन गया। मानी संकेतों से संबंधित एक प्रत्यय गुणवाचक है जो किसी वस्तु से संबंध का बोध कराता है, इसलिए सांकेतिक का मतलब हो गया संकेतों से। यदि मैंने आपसे जैसे कहा ऐसे किया तो इसका मतलब क्या है, यहां से जाना है। ऐसे किया तो इसका मतलब क्या है, आना है। ऐसे किया उठना है, ऐसे किया बैठना है। तो बहुत सारे जो क्रोध है, हमारे जो मन में जो स्थायी भाव है, वो संकेतों के माध्यम से, हमारी आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से दूसरे तक संप्रेषित होते हैं। यही भाषा का आदिम रूप था, सांकेतिक। मनुष्य जैसे जैसे शिक्षित हुआ, जैसे जैसे हम इस सृष्टि की विकास यात्रा में आगे बढ़े, उन संकेतों को उसने अनुरणात्मक रूप से बोलना शुरू किया, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलो, मौखिक भाषा कहते हैं। मित्रों, मौखिक शब्द किससे बना है, मुख से, और फिर इसमें एक प्रत्यय लगा देखिएगा, मानी जिसका मुख से संबंधित है। हमारे वाग अवयव, जिसमें कहते हैं कि संस्कृत में कहा अष्टौ उच्चारण स्थानानि प्रोक्ता, कि किसी भी वर्णों के जो उच्चारण है वो 8 प्रकार के हैं। मुख में जो अवयव है उसके माध्यम से वो जब हम वर्ण विचार करेंगे इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन जिसका संबंध केवल मुख से था, और ये भाषा का एक तरह से आदिम रूप कहलाया। ये अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन केवल समीपस्थ था आरंभ में।
मैं आज इसको समीपस्थ नहीं कह सकता। आज जो मौखिक आधार है वो अभी मैं केवल मुख से यदि बोल रहा हूं तो आप हजारों किलोमीटर दूर भी मुझे सुन पा रहे हैं। इसलिए जो आप आरंभ में यदि पुरानी पुस्तकों में देखोगे तो ये समीपस्थ माध्यम था, क्योंकि दूरस्थ माध्यम नहीं था। आज तो ये पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल गांव बन गई है। यहां पर विचारों का संप्रेषण मौखिक रूप से होता है। अभिव्यक्ति, भाषा का सबसे बड़ा जो आप अर्थ समझो वो समझो अभिव्यक्ति। माने मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वो वही भाषा है। तो ये मौखिक शब्द माने मुख से संबंधित है और आदिम रूप है, समीपस्थ है। और धीरे धीरे मनुष्य ने, देखिए एक बात और बताता हूं, जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद को हम श्रुति कहते हैं। कभी सोचा है श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो श्रवण परंपरा से रक्षित था। श्रुति परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो हस्तांतरित हुआ, वहां पर कोई लिखा हुआ इतिहास नहीं था उनका। और धीरे धीरे वो जो चिन्ह थे उनको हमने बोलना शुरू किया, और बोलने के बाद में साहित्य को संरक्षित करने के लिए हमारे वांग्मय का मतलब साहित्य को, वांग्मय को संरक्षित रूप प्रदान करने के लिए, उसको स्थायित्व देने के लिए, संरक्षित रूप प्रदान करने के लिए, उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, उसको एक मानक रूप प्रदान करने के लिए, और ऐसा रूप जो समीपस्थ भी काम आ सकता था और उसको लिखे हुए विचार को कहीं दूर ले जाए तो वो दूरस्थ के लिए भी काम आया, उसको हमने तीसरा रूप जो सबसे यूं कह सकते हैं कि अंतिम रूप भाषा का, और वो लिखित रूप आया। वो लिखित रूप जो है ये भाषा का तीसरा रूप है। लिखित शब्द लिख धातु से, लिख मनी लिखना और इत मनी जा चुका है, जिसको लिख दिया गया है वह लिखित है। तो ये भाषा के तीन रूप हुए। मैंने आपको कहा कि भाषा जो है वो धीरे धीरे देखो विकास की तरफ, पहले संकेतों से हमने अभिव्यक्ति करना शुरू किया, फिर हमने बोल के शुरू किया, और अंत में हमने लिखना शुरू किया। तो तीन रूप हो गए, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। अब देखिएगा भाषा जो है, मैंने आपको कहा कि अभिव्यक्ति का माध्यम है, सशक्त माध्यम है, संप्रेषण का आधार है। लेकिन मित्रों भाषा जो है वो आनुवांशिक नहीं है। भाषा का संबंध अनुवंश से नहीं है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जिसमें कोई शिशु ले लो, मनुष्य ले लो, व्यक्ति ले लो, वो समाज में रह करके सीखता है। हम ये जानते हैं कि एक मनुष्य, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के पास जन्मजात एक शक्ति होती है भाषा के शिक्षण की, लेकिन वो आनुवांशिक नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई पिता जो है वो संस्कृत बोलने वाला हो और उसकी संतान में वो संस्कृत का गुण आ जाए। हालांकि ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भाषा जो है वो यादृच्छिक है, भाषा अर्जित संपत्ति है। उसका हम जो है हम समाज से, हमारे आसपास के वातावरण से सीखते हैं। मनुष्य के विचार उसके आसपास के वातावरण के उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। आसपास का वातावरण जैसा होता है मनुष्य के विचार भी वैसे ही होते हैं। तो चलिए इन तीनों की हमने बात करी। अब मित्रों भाषा जो शब्द है, इसको यदि मैं व्याकरणात्मक दृष्टि से इसकी उत्पत्ति जाने तो बहुत सरल है। भाष धातु है जो बोलने में, उच्चरित होने में, कथन प्रकथन आदि में काम आती है, और उसमें संस्कृत का तो टाप प्रत्यय जुड़ जाता है और हिंदी का आ जुड़ जाता है, तो भाषा शब्द बन जाता है। ये जो भाषा है इसमें भाष धातु है, इसका अर्थ बोलना, उच्चारण करना, प्रकथन करना, व्यक्त करना किसी चीज को। तो क्या प्रत्येक तरह का जो बोलना होता है इस सृष्टि में, समस्त प्रकार के जो प्रजातियां हैं, क्या उन सभी का बोलना भाषा के क्षेत्र में आता है? क्या भाषा की परिधि में आता है? क्या ये यदि प्रश्न मैं आपसे करूं तो व्याकरणात्मक दृष्टि से तो बोलना भाषा है, लेकिन जब हम व्याकरणात्मक दृष्टि से या सैद्धांतिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो ये केवल मनुष्य के याग अवयवों से उच्चरित है। मानी मनुष्य के जो वाग अवयव है उसी से उच्चरित, उसी से जो बोला जाने वाली जो चीज है वो जो है भाषा कहलाएगी। तो ये ध्यान रखें। यहां तक देखिए आपको क्लियर हुआ होगा कि भाषा को हमने यहां से लिया, इसके दो मानसिक और भौतिक आधार है। मानसिक जो अमूर्त आधार है, जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, जब हम उसको व्यक्त कर देते हैं तो वो भौतिक आधार हो जाता है, वही संप्रेषण का आधार बनता है, वही अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है।
तीन रूप भाषा के हमने पढ़े, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। और भाषा शब्द कैसे बना, तब भाष धातु में टाप प्रत्यय जब जुड़ता है तो भाषा शब्द का निर्माण होता है। चलिए मित्रों, ये भाषा के बारे में कुछ बात थी। हालांकि मैं भाषा के बारे में बात करूं तो एक पूरा सत्र इससे हो सकता है, लेकिन एक व्याकरण पढ़ने वाले को, एक सामान्य विद्यार्थी को ये चीजें आनी चाहिए कि भाषा क्या है। आप लोगों के जब आप शिक्षण भर्ती परीक्षाओं में जाते हो तो वहां पर भाषा कौशल भी होते हैं, भाषा पठनीय जो सामग्रियां होती है उसके बारे में भी आपसे बात करते हैं, तो इसलिए ये बात जानना आपको जरूरी थी। मित्रों, ये जो भाषा जिसको मैं भाष धातु और टाप प्रत्यय से निर्मित मान रहा हूं, ये भाषा बनी कैसे, क्या इसके कोई अवयव होते हैं क्या? तो आज हम यहां से देखिएगा और प्रयास ये करना है कि जीवन में यह इस संदर्भ में आपकी ऐसी कक्षा होनी चाहिए कि आप किसी भी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, आपको इसके इतर फिर पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा प्रयास करूंगा। चलिए, भाषा की जो सबसे लघुतम इकाई है, जिसको मैंने कहा कि मौखिक भाषा जो है, देखो मौखिक भाषा का जो आधार है वो केवल मुख से है, और मुख का मतलब क्या हुआ, ध्वनि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे आगे, क्योंकि संकेतों को हम किसी इस प्रकार के शब्द में नहीं बांध सकते, तो वो ध्वनि है। और ध्वनि जो है मित्रों, ध्वनि का जब लेखन कर दिया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण। मानी ध्वनि को जब हम प्रतीकों में डाल देते हैं, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। ध्वनि को जब हम कोई प्रतीक बना देते हैं, जैसे मैंने ए बोला, तो ए को बोलना मौखिक था, उसके लिए हमने आपको कहा कि इस प्रकार का हमने चिन्ह बना दिया कि ए लिखो, और अ बोला तो ये लिखो। तो ये अ और ए, हालांकि इसको हम ए आ बोलते हैं, वो गलत है, देखिएगा अ होता है, ये अ है, कंठ से बोला जाता है, और ये ए है, तालु से बोला जाता है। इसी प्रकार क, हालांकि इसका भी उच्चारण के करते हैं, तो ये क, तो ये क का हमने चिन्ह बना दिया। मानी जो ध्वनि जो थी वो मुख से संबंधित थी, उसको हमने किस में डाल दिया, जब उसका रंगन कर दिया, रेखाएं खींच दी, उसके लिए कोई मानक जो हमारे ये कहीं ऊपर से नहीं आए, इसको मनुष्य ने बनाया कि क को ऐसा होना चाहिए। और ये प्रत्येक जो मैंने आपको कहा कि शब्दों का भावों और वस्तुओं के साथ कोई सहजात संबंध नहीं होता है, मनुष्य मानव समाज उसको मानता है। यदि शब्दों का भावों और वस्तुओं के साथ सहजात संबंध होता, तार्किक संबंध होता, तो सभी संस्कृतियों में क ऐसे ही लिखा जाता। लेकिन रोमन में अलग तरह का क लिखा जाएगा, बांग्ला में अलग तरह का क है, स्पेनिश में अलग तरह का क है। तो ये ध्यान रखो कि ध्वनि का जब लेखन कर दिया हमने, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में जिन्होंने भी इसका वर्णन निर्माण किया, उन्होंने कहा कि भाई हिंदी देवनागरी में क ऐसा होना चाहिए। तो ध्वनि का जब लिखित रूप आ जाए तो वो वर्ण कहलाता है। वर्णों से मिलकर क्या बन गया, अक्षर। यहां पर एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, जब हम आगे बात करेंगे इसकी, कि वर्ण और अक्षर ये दोनों एक भिन्न भिन्न अपने स्थान पर भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। लेकिन बहुत सारे वैयाकरण जो है, बहुत सारे लेखक जो हैं, और बहुत सारी पुस्तकें ये कहती है कि वर्ण और अक्षर एक ही चीज है। नहीं, वर्ण और अक्षर में भेद है, वो क्या बात करेंगे। तो ध्वनि से वर्ण का अस्तित्व आया, वर्णों से अक्षर बने, और अक्षरों से क्या बन गए, शब्द बन गए, और शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया गया वह पद बन गए, और पदों से क्या बना, वाक्य बना, और वाक्य से क्या बनी, भाषा बनी। और फिर ये भाषा के मुख्य रूप से हमने एक तो कहा, क्योंकि वाक्य को हम संकेत से नहीं, या तो मौखिक आधार से या लिखित आधार से व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो है फिर इसी में पदबंध और ये सब कुछ आ जाएगा, वो धीरे धीरे बात करेंगे। तो मित्रों, ये भाषा जो है उसके ये अवयव है। हमने आज का जो बिंदु है हमारा, वो हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो हिंदी भाषा का आधार, हिंदी भाषा पूरी की पूरी कहां से, ध्वनि से लेकर वाक्य पर्यंत फैली हुई जो इकाइयां हैं उस पर आश्रित है, उस पर वो टिकी हुई है। चलिए मित्रों, अब मैं इसकी बात करता हूं कि ध्वनि। देखिए ध्वनि कैसे बना, ये तो अभी का विषय नहीं है। वैसे ध्वनि शब्द है, न हलंत है, और संस्कृत में एक टिप प्रत्यय होता है, उसे ध्वनि शब्द का निर्माण होता है। इसका सामान्यतः हम क्या कहते हैं भाई, आवाज, प्रत्येक तरह की जो टंकार हो रही है वो किस में आती है, ध्वनि। लेकिन विद्यार्थियों, ये भाषा का केवल उच्चरित रूप है, भाषा का उच्चरित रूप है, लिखित रूप नहीं है। ध्वनि जो है वो भाषा का क्या है, बोलो, उच्चरित रूप है। और इस संसार में बहुत तरह की ध्वनियां हैं। उन ध्वनियों को, बाकी ध्वनियों को
अन्य ध्वनियां जो हैं उन तमाम ध्वनियों को ध्यान से सुनना, उनको अलग करने के लिए भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ध्वनि को स्वन कहा जाता है। ये कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है ये अलग बात है, लेकिन स्वन विज्ञान, एक तो जिसको आप विज्ञान बोलते हो मैं विज्ञान बोलता हूं, तो कहीं भ्रम में मत आना। देखिए ध्वनि भाषा का उच्चारित रूप है और अन्य जो ध्वनियां हैं, तमाम तरह की जो ध्वनियां हैं, जो आवाजें हैं, उनको अलग करने के लिए भाषा विज्ञान में ध्वनि के लिए एक शब्द चलता है, वो है स्वन। मानी जब हम भाषा विज्ञान में या व्याकरण में ध्वनि की बात कर रहे होते हैं, वस्तुतः वो स्वन है और इसी को भाषा का स्फोटात्मक रूप कहलाता है। यही जो ध्वनि जो है वो भाषा का क्या कहलाता है बोलो, स्फोटात्मक पक्ष है, स्फोटात्मक रूप है, जिसमें स्फोट होता है, शब्द का स्फोट होता है, वो ध्वनि है। विद्यार्थियों, भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई यदि आपसे कोई पूछे लघुतम श्रव्य इकाई, तो वो ध्वनि होगी। ये ध्यान रखिएगा, भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई कौन है, तो वो कौन होगी, ध्वनि होगी। लघुतम है, सुनने के आधार पर ध्वनि से नीचे की और कोई चीज जो है हम नहीं सुन सकते। इसका मतलब भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई जो है वो क्या है बोलो, ध्वनि है। और श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य गुण है, ये सी-टेट में पूछा गया है। श्रवणीयता जो है वो ध्वनि का सामान्य गुण है, मानी सुनना ध्वनि का सामान्य गुण है। इसीलिए कहते हैं जिसको बोला जाए और जिसको सुना जाए वो क्या है बोलो, ध्वनि है। जिसको बोला जाए और जिसको सुना जाए, हम इनमें से प्रत्येक को पढ़ने वाले हैं कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर, इनका स्वरूप क्या है। और ये कक्षा मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। इसमें अलग अलग मत है, लेकिन मैंने मेरा जितना भी स्वाध्याय और जो अध्ययन किया विद्यार्थियों, वो मैं आपके सामने साथ साथ जो है बांट रहा हूं। देखिए, इसको बोला जा सकता है, सुना जा सकता है। ध्वनि जो है वो यदि हम देखें तो ये निरर्थक होती है, लेकिन निरर्थक के साथ में क्या होती है, ये अर्थ भेदक भी होती है, ध्यान रखना। अब ये बड़ी विपरीत बात आ गई कि ध्वनि जब निरर्थक होती है तो अर्थ भेदक कैसे होती है। हाँ, जब वो ध्वनि है तब तक वो निरर्थक है, लेकिन जैसे मैंने कोई शब्द बोला, एक क बोला, एक म बोला, या मैंने एक क बोल दिया और एक न बोल दिया, तो क और न में अर्थ का भेद है, वैसे निरर्थक है। कैसे अर्थ का भेद है, क्योंकि जैसे मैंने एक शब्द बनाया, मैंने एक क से क्या बनाया, कान बना दिया, और न से क्या बना दिया, नाम बना दिया। अब ये क जो है वो अलग अर्थ दे रहा है, न जो है वो अलग अर्थ दे रहा है, इसका मतलब वो अर्थ भेदक है। तो ध्वनि के बारे में ये जो जानने योग्य चीजें थी मित्रों, भाषा का उच्चारित रूप है, भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वन कहा जाता है, ये भाषा का स्फोटात्मक रूप है, भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई है, श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य गुण है, और जिसको बोला जाता है और सुना जा सकता है वो ध्वनि है। ये अर्थ के स्तर पर निरर्थक है, लेकिन अर्थ भेदक जरूर है। क और म में भेद है, ये हमें ध्यान रखना है। क और न में भेद है, च और छ में भेद है, तो ये अर्थ का भेद जो है अवश्य कराती है। ये ध्वनि आपकी हो गई। आगे हम चलते हैं वर्ण की ओर। चलिए, वर्ण क्या है? वर्ण का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो रंग होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था, वहां पर वर्ण का कुछ अलग अर्थ होता है। वहां पर वर्ण का अर्थ धर्म हो सकता है। कौन से धर्म में कौन सी जो व्यवस्था है वो वर्ण है। वर्णों का एक अर्थ रंग होता है मुख्य रूप से, और रंगों से लेखन किया जाता है, मानी रंगों से चीज को रंगी जाती है और उसे हम लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा का जो लिखित रूप है, या इसको थोड़ा और खोल के लिखूं तो ध्वनि के उच्चारित रूपों के प्रतीकात्मक जो चिन्ह होते हैं, प्रतीकात्मक मानी प्रतीक बना दिया हमने, क का एक प्रतीक बना दिया, प्रतीकात्मक जो चिन्ह है विद्यार्थियों, वह वर्ण कहलाता है। वापस बोल रहा हूं, ध्वनि के उच्चारित रूपों के जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह है वो क्या है बोलो, वो वर्ण कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। यदि मैं इसकी परिभाषा दूं, देखिएगा, ये भाषा का उच्चारित रूप था, ये भाषा का लिखित रूप है। इसलिए हम कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि भाषा का लिखित रूप क्या है, लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और मौखिक रूप की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है।
तो ध्वनि के उच्चरित रूपों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वह वर्ण है। ये भाषा का लिखित रूप है मित्रों। ये देखो भाषा की लघुत्तम श्रव्य इकाई है ना, तो वर्ण जो है वो भाषा की लघुत्तम दृश्य इकाई है। मानी वर्ण को हम देख सकते हैं, लघुत्तम दृश्य इकाई है। देखो ये श्रव्य इकाई है और ये क्या है बोलो, दृश्य इकाई है। ध्वनि और वर्ण के मध्य बड़ा भेद है। ध्वनि को केवल श्रव्य कान का विषय है, लेकिन जो शब्द जो है, वर्ण जो है वो चाक्षुष है। इसलिए कहते हैं कि वर्ण चाक्षुष है। वर्ण चाक्षुष होते हैं और ध्वनि जो है वो केवल श्रोत्रज होती है। ये कान का विषय है, ये श्रोत्रज माने कान का विषय है, ये चाक्षुष है। देखो ध्वनि का सामान्य गुण मैंने क्या बताया, श्रवणीयता, और वर्ण का जो सामान्य गुण है मित्रों वो दर्शनीयता वर्ण का सामान्य गुण है। दर्शनीयता वर्णों का सामान्य गुण है। इन चीजों को एक बार यदि आप देख लोगे तो जीवन में कभी कुछ आपको इधर उधर नहीं होना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कहा कि श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य गुण है और दर्शनीयता वर्णों का सामान्य गुण है। मित्रों ध्वनि को केवल दो विशेषताएं होती है ध्वनि में, उसको बोला जा सकता है और सुना जा सकता है। लेकिन जो वर्ण है उसको देखो बोला जा सकता है, लिखे हुए को बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, मानी बोले हुए को सुनते हैं, सुने हुए को क्या लिखा जा सकता है, लिखे हुए को हम देख सकते हैं तो देखा जा सकता है, और देखे हुए को पढ़ सकते हैं इसलिए पढ़ा भी जा सकता है। ये 5 विशेषताएं वर्ण में आती है। क्या क्या है बोलो, जिसको बोला जाए, जिसको सुना जाए, लिखा जाए, देखा जाए और पढ़ा जाए उसको हम वर्ण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब वर्ण की परिभाषा क्या हो सकती है। तो मित्रों एक परिभाषा तो जो है वो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जो हिंदी के बड़े विद्वान हुए और उन्होंने हिंदी में बहुत सारी कुछ नई चीजें भी दी और एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था शब्दानुशासन। जो उच्च परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें। तो आचार्य किशोरीदास क्या कहते हैं कि भाषा की ऐसी ध्वनि जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, ये लिख लीजिएगा। भाषा की ऐसी इकाई जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह वर्ण है। मानी वर्ण की परिभाषा यदि आपसे कोई पूछे तो सभी को यह ध्यान रखना है कि वर्ण हम उसे कहते हैं जिसको और आगे खंडों में तोड़ नहीं सकते। और यहां से एक और परिभाषा निकल के आएगी जो सैद्धांतिक परिभाषा है। कैसे तोड़ नहीं सकते देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि अ है, तो इस अ या आ जो है ये वर्ण है, इसको क्या आप आगे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। अब मैंने आपको क बोला तो क देखिए ध्यान से देखो इस शब्द को, इस वर्ण को, ये क जो है उसको मैं तोड़ सकता हूं, बांट सकता हूं क्योंकि क में अ मिला हुआ है, लेकिन ये क वर्ण नहीं है, ये क अक्षर है, इसलिए इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं ये च, ये वर्ण नहीं है, ये तो अक्षर है, क्योंकि इसको विभाजित किया जा सकता है, इसलिए मैं इसको क्या कर दूं, मैं च लिख दिया, ट लिख दिया, त लिख दिया, प लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इनको मैं और आगे विभाजित नहीं कर सकता। यही आचार्य किशोरीदास का अभिप्राय था कि भाषा की कोई ऐसी इकाई जिसे और आगे खंडों में बांट नहीं सकते, टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, वह जो इकाई है मित्रों, वह आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार वर्ण है। हमने वर्ण की बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन एक वर्ण की जो परिभाषा आपके लिए बहुत जरूरी है, काम आने वाली चीज है, सैद्धांतिक परिभाषा क्या है। सैद्धांतिक परिभाषा क्या है तो लिखिएगा कि स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन जो है वो वर्ण कहलाते हैं। ये बड़ी अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्लास की कि स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन जो है वर्ण कहलाते हैं। यदि कोई यूपी से इस कक्षा को सुन रहा है तो ये प्रश्न आया हुआ है यूपी टेट में,
स्वर एवं स्वर रहित, हालांकि राजस्थान या अन्य जो लोक सेवा आयोग है उसमें भी बहुत बार इस प्रकार की परीक्षाएं जो है हिंदी व्याकरण जहां पर होता है वो प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन, देखो ये स्वर है तो स्वर को मैं वर्ण कह सकता हूं, लेकिन यदि मैं इस क में से हलंत हटा दूं तो अब ये वर्ण नहीं रहेगा। मेरी बात को कान खोल के सुन लेना, क्योंकि वर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो स्वर रहित होगा तभी वर्ण होगा, ये इसका सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं कि स्वर एवं स्वर रहित जो व्यंजन है वो वर्ण कहलाते हैं। चलिए मित्रों, हमने ध्वनि की बात करी, वर्ण की बात करी, पढ़ाने के योग्य और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन जो कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षक का दायित्व होता है कि जितनी बहुत आवश्यक हो कि ये बताना बहुत आवश्यक है वो बताना चाहिए मेरे हिसाब से। और चलिएगा, तो ये सैद्धांतिक परिभाषा हो गई, और अब मैं आगे बढ़ता हूं किधर, देखिएगा ध्वनि के बाद में भाषा की जो इकाई हमने ली थी वो क्या ली थी, बोलो अक्षर। चलिए मैं अक्षर की बात कर लेता हूं कि अक्षर क्या है। मित्रों, बड़ा दुख मुझे तब होता है जब कोई ये कहता है, कोई लेखक ये लिखता है हिंदी में कि वर्ण और अक्षर एक ही प्राकल्पना है। नहीं, वर्ण बिल्कुल अलग बात है। जो मैंने अभी बताया, वर्ण का स्वरूप हमारी भाषा में यही होता है। मैं यहां पर जिद्दी नहीं हो रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते मेरा शायद दायित्व बनता है कि मैं आपको वही चीज बताऊं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। क्योंकि मैं जीवन में ये जानता हूं कि एक विद्यार्थी के लिए एक नंबर का क्या अस्तित्व होता है, एक नंबर की क्या महत्ता होती है। एक नंबर से आप हजारों लोगों से ऊपर चले जाते हैं, हजारों लोगों से नीचे आ सकते हैं। इसलिए एक नंबर जीवन में कितना बड़ा योगदान रखता है। और सबसे बड़ी मैं एक बात बता दूं बीच में इस कक्षा में कि आज सांप्रतिक परीक्षाओं को यदि मैं देखता हूं तो यदि आप में से कोई अनुभवी है या कोई शिक्षक इस कक्षा को सुन रहा है तो उनको भी पता होगा कि व्याकरण, जब बाकी सारे विषयों की हम बात करते हैं तो हिंदी में सबसे ज्यादा आपत्तियां आती है, सबसे ज्यादा प्रश्न डिलीट होते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हिंदी का कोई मानक रूप नहीं है। भले ही हमने 1949 14 सितंबर को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया, एक बहुत बड़ी संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है, और वो उनका भी बहुत प्रयास होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी का कोई मानक स्वरूप, बहुत सारी चीजों में एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है। तो मैं ये जो बात आपको जो बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही मानक जानता हूं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इन चीजों का कहीं ना कोई शास्त्रीय आधार है। उसी बात को मैं यहां पर लिखूंगा, नहीं तो ये हाथ इस बात उस बात को नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। हाँ, जो अनुभव के आधार पर जो चीजें समझ में आई वो मैं समझाने के लिए प्रयोग में लाऊंगा, लेकिन ये इस प्रकार से इनका सिद्धांत ये है। मित्रों, अक्षर का देखो, इसको यदि हम शब्द को देखें तो अ का मतलब नहीं होता है ना। जैसे विवेक, विवेक के आगे अ जोड़ देते हो, अ का मतलब नहीं है विवेक। बोध के आगे अबोध, नए तत्पुरुष समास बनता है। हम आगे नए तत्पुरुष समास की, जैसे अपरिचित है, अनस्तित्व है, बहुत सारे शब्द जो है, अबोध है, अपत्य है। तो ये जो है अ का अर्थ होता है नहीं, और क्षर का मतलब होता है विनाश। मित्रों, क्षरण हो गया, मणि की दीवार का क्षरण हो गया, जीवन का क्षरण हो गया। क्षरण से क्षरित शब्द बनता है, उसी से आक्षरित बनता है, संक्षरित बनता है। तो क्षर का मतलब होता है विनाश और अमणि नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अक्षर का शाब्दिक अर्थ है ऐसी ध्वनि जिसका विनाश नहीं होता। और यदि आप कोई अच्छी पुस्तक में देखोगे तो वहां पर अक्षर का पहला कोई जो पर्यायवाची जो है, वो यदि ढंग की कोई पुस्तक होगी तो पहला पर्यायवाची अक्षर का जिसका क्षरण नहीं होता वो कौन है? ब्रह्म, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो नित्य है, जो सार्वभौम है, जो सदैव रहने वाला अविचल है, उसको हमने क्या बोला? अक्षर बोला। चलो मैं अब इस व्याकरण पे आ जाता हूं। अक्षर का मतलब आप समझ गए कि जिसका विनाश नहीं होता, माने व्याकरण की दृष्टि से ऐसी ध्वनि जिसका कभी विनाश नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अक्षर के टुकड़े नहीं होते। अरे भाई, अक्षर के टुकड़े होने से मतलब नहीं है। अक्षर का तात्पर्य है कि जब हम भाषा में अक्षरों को बोलते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम भाषा में अक्षरों को बोलते हैं तो बोलते समय, उच्चारित करते समय अक्षर को खंड खंड करके नहीं बोला जा सकता। जैसे आपसे कोई कहता है कि क्या आज आप आ रहे हैं, तो आपका उत्तर या तो हां होता है या फिर ना होता है। आप इस हां को ह आ नहीं कह सकते। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ह आ,
नहीं, मुझे कहना है कि ना, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता न आ, मैं ऐसे नहीं कह सकता क अ म अ ल अ, मुझे कमल बोलना पड़ेगा। तो अक्षर का मतलब वो खंड खंड वाली जो चीजें हैं उसको कहीं का सिद्धांत कहीं पर जोड़ रहे हैं हम। अक्षर का मतलब है ऐसी ध्वनि जिसका विनाश नहीं होता हो, जिसको खंड खंड रूप करके उच्चारित नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है कि जिसके टुकड़े नहीं होते। ये बिल्कुल अजीब अजीब लैंग्वेज है, इससे हमें बचना है। चलो मैं अक्षर की बात कर रहा हूं, नहीं होता है इसका शरण, पर्यायवाची है ब्रह्म। और इसकी यदि हम सैद्धांतिक परिभाषा की बात करें तो मित्रों स्वर एवं, लिखिएगा, स्वर एवं स्वर सहित जो व्यंजन है वह अक्षर है। व्यंजन जो है वो क्या कहलाएंगे, बोलो, अक्षर कहलाएंगे। स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन जो है वह अक्षर है। अब इसमें देखो वर्ण और अक्षर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर मैंने आपको कहा कि स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण है, यहां पर कह रहा हूं कि स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी स्वर कॉमन है, यहां भी स्वर कॉमन है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अ आ ई इत्यादि इत्यादि क्या है, तो आप सबका उत्तर ये होना चाहिए कि सर ये वर्ण भी है और क्या है, बोलो, अक्षर भी है। और यदि मैं आपसे कहूं कि ये क क्या है, तो आप सबका हलंत लिखा है, देखो ध्यान से रखना, तो ये क क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सर ये वर्ण तो है लेकिन अक्षर नहीं है, क्योंकि अक्षर की परिभाषा तो क्या है, स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन जो है वह अक्षर कहलाएगा। और यदि मैं आपसे क का हा हा इत्यादि कुछ भी लिख दूं, क लिख दूं, तो मित्रों परिभाषा की दृष्टि से क वर्ण नहीं है। देखो वर्णमाला में जब आप वर्णमाला पढ़ते हो तो आपको क ख ऐसे लिखा हुआ दिखता है, लेकिन यहां पर इन सब में अ जो है मिलाकर के लिखते हैं, क्योंकि बिना स्वर के किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। और इसलिए ये जो क जो है वो वर्ण नहीं है, लेकिन क्या है, ये अक्षर है। अब यदि आपकी परीक्षा में कोई इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, जैसा मैं यूपी टेट में बात कर रहा था, आप जो है ऑनलाइन उसके प्रश्न पत्र भी उपलब्ध होते हैं, वहां देखिएगा प्रश्न आया था, एक 4 विकल्प दिए थे और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वर्ण है। तो 3 जो थे उसमें जो है हलंत नहीं था, और एक विकल्प में जो च वर्ण था उसके हलंत था, और वही उसका उत्तर था। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एक बार यदि हमारे मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर हमें कभी भूलने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने अक्षर की बात कर रहे थे जिसका क्षरण नहीं होता, विनाश नहीं होता, पर्यायवाची उसका ब्रह्म है, और ऐसी ध्वनि जो मानी स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन जो है उसको हम अक्षर कहते हैं। मित्रों थोड़ा सा और आगे यदि मैं बात करूं तो आचार्य किशोरदास वाजपेयी वो ये कहते हैं कि भाषा की ऐसी इकाई जिसका श्वास के एक ही आघात में, एक ही झटके में जिसको हम उच्चारण कर दें, वह जो है वो अक्षर है। हालांकि इस परिभाषा को आपको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन ये परिभाषा जो है बहुत दृष्टियों से फिर शब्द और अक्षर के मध्य संदेह उत्पन्न कर देती है। ये मेरी दृष्टि है। क्यों कर देती है? क्योंकि जैसे मैंने कहा जाना, अब एक आघात में बोल दिया मैंने जाना, हां जा, अब हां जा आ गा आ, ये तो अक्षर मान सकता हूं, लेकिन मैंने किसी एक शब्द को यदि एक ही उसमें बोल दिया श्वास के आघात में, तो फिर वो शब्द बनने की भी उसकी संभावना होती है। तो खैर हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसा ध्वनि समूह जिसका श्वास के एक ही आघात में उच्चारण हो जाए उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर की सैद्धांतिक परिभाषा है कि स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन जो है वो अक्षर कहलाते हैं। ब्रह्म का पर्यायवाची है, और वर्ण और अक्षर में ये भेद आपके सामने मैंने लिखा। मित्रों अब हम आगे की, देखो हमने ध्वनि की बात कर ली, वर्ण की कर ली, अक्षर, अब मैं आगे आ रहा हूं, शब्द की बात करता हूं। ये शब्द क्या है? देखिए शब्द देखा जाए तो ये भाषा रूपी शरीर की आत्मा है, क्योंकि शब्दों से ही अभिव्यक्ति होती है। लेकिन व्याकरण जो है किसी भी चीज का, किसी भी इकाई का बड़ा सैद्धांतिक और सूक्ष्म विवेचन करती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि शब्द क्या है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वर्णों या अक्षरों का, हालांकि शब्द जो है वो वर्णों का नहीं, वर्णों का इसलिए रहा हूं क्योंकि अ भी है उसमें, वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह व्याकरण में शब्द कहलाता है। वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित
इसमें देखो वर्ण इसलिए लिया क्योंकि दोनों में स्वर है, वर्ण में भी स्वर आते हैं, अक्षर भी स्वर होते हैं और वर्ण भी स्वर होते हैं, इसलिए वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जो है वो शब्द है। एक क्रमबद्ध होना चाहिए, और जीवन में वैसे हर एक चीज के लिए व्यवस्थित चीज होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि आप उल्टा सीधा यदि बोलोगे तो वह जो है शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, व्यवस्थितता भी होनी चाहिए, वही शब्द कहलाता है। अब मित्रों देखो, सार्थकता के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, सार्थकता के स्तर पर भाषा की, सार्थकता के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई यदि आपसे कोई पूछे, भाषा की लघुतम, घबराइए नहीं, ये लघुतम वो अलग बात है, और ये यहां पर एक शब्द मैंने जोड़ा है सार्थकता के स्तर पर। ये बहुत बार प्रश्न आते हैं कि सार्थकता के स्तर पर जो भाषा की जो लघुतम इकाई है मित्रों, वो क्या है? बोलो, शब्द है। सार्थकता के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई शब्द है, वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। इसके अतिरिक्त यदि मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो मैं आपसे कहूं कि शब्द सार्थक होता है कि निरर्थक होता है, तब आप सभी का उत्तर यह होगा कि सर शब्द तो जो है वो सार्थक होगा। हां, मेरा उत्तर भी यही होगा कि शब्द हमेशा सार्थक होते हैं। लेकिन यदि सार्थकता के स्तर पर बात करूं कि शब्द जो है वो पूर्ण सार्थक होता है कि अपूर्ण सार्थक होता है, तो शब्द जो है, ये ध्यान रखिएगा, शब्द अपूर्ण सार्थक होता है, पूर्ण सार्थक नहीं होता। तो ऐसा क्यों कहा मैंने कि शब्द अपूर्ण सार्थक होता है? अपूर्ण सार्थक इसलिए होता है क्योंकि जब तक केवल शब्द होता है, कोई भी वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह जिसका वाक्य में प्रयोग नहीं कर देते, जब तक वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह है वो सार्थक भी है, लेकिन पूर्ण सार्थक नहीं है। क्योंकि पूर्ण सार्थकता उसको तब मिलती है जब, ये ऊपर वाला हटा रहा हूं मैं, पूर्ण सार्थकता तब मिलती है उसको जब वह उसका वाक्य में विन्यास कर दिया जाए, वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, तब शब्द जो है वो पूर्ण सार्थक बन जाता है। वाक्य में प्रयोग होते ही शब्द पूर्ण सार्थक। जैसे मैंने एक शब्द बोला कमल, तो मित्रों मैं आपसे पूछता हूं कि पहली बात तो कमल में वर्ण कितने हैं? तो क, अ, म, अ, ल, अ, ये 6 वर्ण हैं। और कमल में अक्षर कितने हैं? तो क एक अक्षर है, म एक अक्षर है, ल एक अक्षर है। ये तो ऊपर वाले की बात होगी। अब मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि शब्द सार्थक होता है, तो शब्द का उत्तर था सार्थक। फिर मैंने ये पूछा कि पूर्ण सार्थक या अपूर्ण सार्थक, तो शब्द का उत्तर क्या होना चाहिए? अपूर्ण सार्थक। क्यों? क्योंकि कमल का अर्थ तो होता है, लेकिन कमल का पूर्ण अर्थ जो है, निश्चयात्मक जो अर्थ है, वो तभी प्रकट हो सकता है जब उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए। जब मैं आपसे कहूं कि कमल खिलता है कीचड़ में, तो वहां पर कमल पुष्प है, इसलिए सार्थक तो था लेकिन अपूर्ण था। मैं शर्त नहीं लगा सकता कि यही इसका अर्थ होगा, और मैं कहता हूं कि कमल इधर आओ, तो फूल इधर नहीं आते। यदि हम जो है सिनेमा की बात को छोड़ दें, तो फूल कभी व्यवहारिक जिंदगी में, दैनंदिन जीवन में जो है फूल चलते नहीं। इसका मतलब कमल सार्थक तो था लेकिन अपूर्ण सार्थक था। मित्रों आगे मैं बात करूंगा, बहुत आवश्यक है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, शब्द और पद में अंतर क्या है। विद्यार्थियों, शब्द और पद में अंतर क्या है? तो ये ध्यान रखना है आपको कि देखो, वर्णों अथवा अक्षरों के क्रमबद्ध समूह जिसे हम शब्द कह रहे हैं, पूरा लिख देता हूं, वर्णों अथवा अक्षरों का, अथवा मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसे शब्द कहा जाता है, वाक्य पूरा नहीं हुआ है, का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य में प्रयुक्त होते ही उसका नाम पद हो जाता है। देखो, शब्द और पद में तात्विक भेद नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। शब्द और पद में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो क्या कैसा भेद है? शब्द और पद में केवल अवस्था का भेद है। जब तक, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो बोला मैंने कंस, एक बोला मैंने कृष्ण,
या मैंने कृष्ण बोला, फिर एक मैंने कंस बोला, एक मैंने मारा बोला, तो ये तीनों शब्द है। वो अलग बात है कि इन शब्दों का एक स्टेटस जरूर है कि कृष्ण और कंस संज्ञा है और मारा क्रिया है, लेकिन इससे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कृष्ण कंस मारा ये तीन शब्द हैं। अब जब मैं इसका वाक्य में प्रयोग कर दूं कि कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये जैसे ही मतलब ये वाक्य जिसमें विभक्ति चिन्ह लग गया, जब तक वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध समूह वाक्य का अंश नहीं बनता, उसका पारिभाषिक नाम व्याकरण में शब्द है, और जैसे ही उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है फिर वो शब्द नहीं होता, फिर वो पद हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द जो है, शब्द के साथ में जब हम विभक्ति प्रत्यय इत्यादि का प्रयोग कर देते हैं तब वो शब्द ही पद बन जाता है, और पद का ही परिचय होता है, शब्द का परिचय नहीं होता, क्योंकि शब्द का परिचय दे ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि कमल इधर आओ, कमल शब्द का कोई परिचय ही नहीं। जैसे ही मैं इधर आओ बोला तो आप क्या कहोगे कि कमल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आओ क्रिया का कर्ता है, वाक्य का उद्देश्य पद है, और कमल खिलता है कीचड़ में, यदि मैंने ऐसे बोला तो फिर कमल जातिवाचक संज्ञा हो गई क्योंकि फूल है वो। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध समूह वाक्य का हिस्सा नहीं बन रहा है, जब तक तो वो शब्द है। जैसे ही वाक्य में उसका प्रयोग कर दिया जाता है फिर वो शब्द नहीं रहता, फिर वो पद बन जाता है और पद का ही परिचय दिया जाता है। और मित्रों, पद के बाद में हम आ जाते हैं वाक्य पर। वाक्य क्या है? तब कहते हैं कि पदों का क्रमबद्ध समूह है। पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जो है, पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जो है उसका नाम क्या है? बोलो, वाक्य है। और वाक्य भाषा की एक रीढ़ की हड्डी है। पूर्ण अभिलषित, पूर्ण इच्छित अर्थ को प्रकट करने की क्षमता जिसमें होती है, पूर्ण इच्छित। मैं अभिलषित शब्द लिख रहा हूं, अभिलषित शब्द को देख के डरना मत। अभिलषित का अर्थ हो सकता है, देखो, अभीष्ट माने जो हमारे मन में है, इसको हम इच्छित भी कह सकते हैं। पूर्ण इच्छित, एक वक्ता के मन में जो जितने भी इच्छाएं, जो विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, अभी मेरे मन में जो जो विचार आ रहे हैं वो उस पूर्ण अभिलषित माने जो मेरा अभिलषित अर्थ था, पूर्ण अभिलषित अर्थ को प्रकट करने वाली जो इकाई है, प्रकट करने वाली इकाई जो है, वाली इकाई, ये क्या कहलाएगी? बोलो, वाक्य कहलाएगी। और वाक्य भाषा का जो है सबसे बृहद अंग है, वाक्य भाषा की महत्तम इकाई है और ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। और इसके आगे फिर वाक्य, इन्हीं वाक्य से भाषा बनती है। मित्रों, वाक्य के बहुत सारे लक्षण हैं और मैं इस वाक्य पर एक अलग से व्याख्यान दूंगा, क्योंकि देखिए वाक्य के बहुत सारे लक्षण होते हैं। वाक्य में आकांक्षा होती है, योग्यता होती है, सन्निधि होती है और तात्पर्य होता है। यदि वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य नहीं है तो पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होते हुए भी वो वाक्य नहीं कहलाता। लेकिन आपको इस क्लास में इतना ध्यान रखना कि पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होना चाहिए। पद भंग होते ही पद भंग दोष उसमें आ जाता है। तो वाक्य में तमाम तरह के जो दोष हैं, मैं उस दिन आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा जब वाक्य प्रकरण हम बात करेंगे, जब शब्द के बारे में उस दिन हम बात करेंगे, और जब शब्द भेद की हम बात करेंगे। वर्ण के बारे में अगली कक्षा के अंदर मैं आपको वर्ण, क्योंकि यहीं से इस भाषा की शुरुआत होती है, क्योंकि ये तो जो है हम लिखित भाषा की बात कर रहे हैं और ध्वनि का संबंध केवल मौखिक भाषा से है। तो मित्रों, आज की जो कक्षा थी उसमें ध्वनि से लेकर वाक्य पर्यंत फैली हुई जो इकाइयां हैं उनके बारे में जितना आपके लिए आवश्यक था उतना मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको फायदा होगा। आने वाली परीक्षाओं में इससे कोई संबंधित यदि प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आप उन प्रश्नों को करोगे। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।